नमस्कार। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। मैं हूं नीलू और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर तबलीगी जमात को बैन करने की मांग की गई है और ये मांग अल्पसंख्यक आयोग ने की है। उन्होंने एक पत्र के जरिए मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है जिसमें आयोग ने कहा है कि जो तबलीगी जमात है उसको बैन किया जाए। आयोग के सदस्य परविंदर सिंह कुंवर इकबाल ने लिखा पत्र में कि तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने का आरोप है और जिस तरह से अब तबलीगी जमात पर तमाम आरोप लग रहे हैं उनको लेकर अब बैन किया जाए तबलीगी जमात को। जिस प्रकार से तबलीगी जमात के लोगों के द्वारा कोरोना महामारी को फैलाया जा रहा है और ये सभी तबलीगी जमात के सदस्य मुस्लिम बस्तियों में जाकर छिप रहे हैं, मस्जिदों में छिप रहे हैं, मदरसों में छिप रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश एवं संपूर्ण भारतवर्ष में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। हम लोग इस कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि तत्काल उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को हम लोग अपनी संस्तुति जारी करें कि वो तबलीगी जमात करने के लिए मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, एक पत्र लिखा गया है अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से, क्या है इस पत्र में और क्या कुछ लिखा गया है इनकी तरफ से तबलीगी जमात को लेकर? और देखिए, सीधे तौर पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह और कुंवर इकबाल हैदर दो लोगों ने इस पत्र को जारी किया है और इस पत्र में सीधे तौर से राज्य सरकार से मांग की गई है कि तबलीगी जमात को स्ट्रिक्टली जो है यूपी में बैन कर देना चाहिए। आपको याद है जिस तरीके से दिल्ली के निजामुद्दीन से ये मामला उठा और पूरे देश भर में जमातियों की वजह से बड़ी तादाद में जो कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस थे वो बढ़े थे। अभी भी लगातार छुटपुट खबरें आ रही हैं कि ये लोग छुपे हुए हैं और इनको बाहर आने के लिए बार बार कहा जा रहा है, उसके बावजूद ये लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। इलाहाबाद की घटना भी परसों की है जब एक प्रोफेसर के घर में तमाम विदेशी जमाती जो थे छुपे हुए थे। सोचिए कितने दिनों का समय बीत रहा है, उसके बावजूद जमाती जो है वो सीख नहीं रहे हैं। इन्हीं तमाम सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी है और तबलीगी जमात को बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में बैन करने की मांग की है। हालांकि आयोग ने इससे पहले प्रधानमंत्री को भी यही चिट्ठी लिखी थी और उसमें मांग की गई थी कि केंद्र सरकार सीधे तौर पर इन तबलीगी जमातियों पर प्रतिबंध लगाए और इनको पूरी तरीके से रोके। हालांकि देखिए, तबलीगी जमात की बात की जाए तो हमेशा से अपने आप को डिफेंड करता रहा है, चाहे साध हो या तबलीगी जमात के लोग हो। अब ऐसे में अल्पसंख्यक आयोग ने जो पत्र लिखा है इसको लेकर मुख्य सचिव को जो पत्र लिखा गया है उसको लेकर अब किसी तरह का वर्जन आया है सरकार की तरफ से? नहीं, अभी सरकार की तरफ से कोई वर्जन नहीं आया है। इन्होंने भी प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखी है, प्रमुख सचिव को रिसीव होगी, प्रमुख सचिव उस पर क्या एक्शन लेते हैं ये उसके बाद के चैप्टर की कहानी है। लेकिन राज्य अल्पसंख्यक आयोग इस मसले में जो है वो तेजी के साथ काम कर रहा है। हालांकि आयोग के कई सदस्य और भी हैं, उनमें से 2 सदस्यों ने इस पर दस्तखत करके इसको बढ़ाया है। इसका मतलब कि पूरे आयोग की मंशा यही है कि इसको जो है वो बंद किया जाना चाहिए, इसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और तेजी के साथ इस पर काम करना चाहिए। इसलिए लगातार 15 दिनों के भीतर 2 बार चिट्ठी को लिखा गया है। पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई और उसके बाद मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी गई है। बिल्कुल शबाब, जिस तरह से तबलीगी जमात पर आरोप लग रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के 2 सदस्यों ने भी कहा है मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कि इस जमात को अब उत्तर प्रदेश में बैन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और केंद्र सरकार ने डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर के साथ हाथापाई की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए भले ही कानून लागू कर दिया हो, लेकिन अभी भी फ्रंट लाइन के कोरोना योद्धा के साथ मारपीट की घटनाएं रुक नहीं रही है। मामला दिल्ली का आया है, जो एक नया मामला है, एलएनजेपी हॉस्पिटल का है, जिसको लेकर हेल्थ वर्कर्स ने एक संदेश जारी किया। सुनिए क्या कहते हैं। आज एक घटना हुई है हमारे साथ। बाहर कैट से पेशेंट लेकर के आए 2 लोग। उनके पेशेंट को हमने देख लिया था, क्योंकि सारे डॉक्टर काम में बिजी थे इसलिए उन्हें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया, लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ। वो डॉक्टर के पास गए, अपना मास्क निकाला और अपना सूट निकाल के डॉक्टर के बहुत करीब आ गए। जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। इस बात पे जब उन्हें दूर किया गया, अपने से दूर करने की कोशिश की गई, तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। जब उन्होंने डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया तो हमने लेडी गार्ड को बुलाया, क्योंकि जिसने हाथ उठाया वो एक फीमेल स्टाफ था, कोई जो कैट्स में काम करता था। उसके साथ में एक मेल स्टाफ था जिसने पीछे से आकर के हमारे लेडी गार्ड की गर्दन पकड़ ली और गालियां देना शुरू कर दिया। इस सबको हटाने के लिए जब हमने गार्ड को बुलाया तो उन्होंने गार्ड के साथ भी हाथापाई की और अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज किया, हमें गालियां दी और बार बार एक ही बात बोले थे कि हमें कोरोना होगा तो हम आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इन लोगों से भी झगड़ा करना पड़ रहा है। वो लोग हमारे साथ आते हैं, मिसबिहेव करते हैं,
बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि कभी कभी पेशेंट के अटेंडेंट आके हमारे ऊपर लड़ते हैं, हमसे झगड़ते हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा या कुछ ही बोलते हैं, बट हम पेशेंट्स के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से हम काम करेंगे, हम कोविड को डील करें, कोविड से लड़ें या इन लोगों से लड़ाई करें। देखिए, हमारा अस्पताल पूरा एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, जहाँ पर हमें दिन रात कोविड से लड़ना होता है। लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ आएंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा काम करना। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कोविड से लड़ें या इस तरह की दिक्कतों से लड़ें। हर रोज कोई ना कोई ऐसी वीडियो निकलती है जहाँ पर हम डॉक्टर्स की और हम लोगों के काम की और हमारे अस्पताल की बुराइयां दिखाई जाती है। तो नया मामला एलएनजेपी का है। भले अध्यादेश लेकर आया गया है, सख्ती से कानून का पालन करने की बात हो रही है, लेकिन अब एक बार फिर से ये नया मामला निकलकर सामने आया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी कोरोना काल में लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने के बावजूद कुछ औद्योगिक इकाइयों के जरिए सभी जरूरी चीजों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। यानी कोरोना काल में भी योगी का लॉकडाउन मॉडल हिट हो रहा है। कोरोना की महामारी की वजह से पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। इस बीच देश ने 30 दिनों के लॉकडाउन का सफर भी पूरा कर लिया है, लेकिन मानना इस बात को पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिए गए फैसलों की वजह से जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के हालात बाकी राज्यों की तुलना में काफी बेहतर हैं। फिर चाहे वो फैसला अलग अलग लोगों के खातों में पैसा जमा करने का हो या फिर प्रवासी मजदूरों को अलग अलग क्वारंटीन करके उनका इलाज करवाने जाने का फैसला लिया गया हो या फिर अलग अलग फैसले जो एक के बाद एक लिए गए हैं, उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि देश में हिट है योगी और मोदी मॉडल। और देश में लॉकडाउन के 30 दिन हो गए हैं। वहीं कानपुर में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। बेवजह लोग वाहन पास लगाकर घरों से निकल रहे हैं और सड़कों पर घूम रहे हैं। पुलिस रोज नए नए तरीके अपनाकर इनको समझाने की कोशिश कर रही है। कानपुर में एक बार फिर पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों को बैरिकेडिंग बनाकर खड़ा कर दिया। नजीराबाद पुलिस ने लोगों को ह्यूमन बैरिकेडिंग बनाकर सबक सिखाने की कोशिश की। लॉकडाउन का 30 दिन हो चुके हैं। कानपुर में अधिकारी समझा के लोगों को परेशान हो चुके हैं, मगर लोग मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त देखिए, जैसे आम दिनों में भीड़ रहती है उससे कुछ कम जरूर है, लेकिन जहां तक कैमरे की नजर जाए लोग बाइक्स पर घूम रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है, लोग मानने को तैयार नहीं है। अब पुलिस परेशान हो चुकी है और पुलिस ने एक नायाब तरीका निकाला है कि वो लोग जो लॉकडाउन तोड़ रहे हैं उन्होंने बैरिकेडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है कि इनको बैरिकेड की तरह इस्तेमाल करें ताकि ये अपने घरों में जो नहीं बैठकर बेवजह घूम रहे हैं। सर क्या ये अनावश्यक रूप से घर से निकले हुए घूम रहे हैं, कोई इनको काम नहीं है, कोई बहाना लेकर के बस साइकिल लेकर घूम रहे हैं, देख रहे हैं रोड पे क्या हो रहा है, स्थितियाँ जान रहे हैं बस। हाँ, ये बैरिकेडिंग करेंगे, अब चेकिंग कराएंगे। मैं सर ड्यूटी से आ रहा हूँ जी। कहाँ घूम रहे थे? सर मैं घूमने में अपनी जॉब से आ रहा हूँ सर, इनकम टैक्स को लक्ष्मण बाग में करता हूँ सर। आप कैसे घूम रहे हैं? हम राशन कार्ड लिए हुए हैं, फैमिली सुविधा। जिसको रोक लो कोई ना कोई बहाना बताता, कोई कह रहा दवाई, कोई कह रहा राशन कार्ड, कोई कह रहा कुछ। यानी कहीं ना कहीं पुलिस ने अपना नया फॉर्मूला निकाला है कि बैरिकेडिंग का यूज ना, और उन लोगों को बैरिकेडिंग की तरह यूज किया जाए जो घरों में न बैठकर अनावश्यक सड़कों पर घूम रहे हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और ताजनगरी आगरा में लॉकडाउन के 30 दिन लोगों के लिए संजीवनी साबित हुए हैं। बड़ी बड़ी महाशक्तियां कोरोना के जंग में धाराशायी हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लॉकडाउन की घोषणा के साथ सीएम योगी की लगातार मॉनिटरिंग का नतीजा है कि ताज का शहर आगरा चीन का वुहान बनने से बच गया। कोरोना की आपदा के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जो लॉकडाउन का ऐतिहासिक फैसला लिया था उसका साफ असर दिख रहा है। और ताज के शहर आगरा की बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आगरा में ही पाए गए हैं और 300 से ज़्यादा इनकी संख्या हो गई है। लेकिन पीएम मोदी का जो सराहनीय निर्णय था और सीएम योगी लगातार जिस तरह से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आगरा में पल पल की खबर ले रहे हैं, तो इसको लेकर के आप देखिए कि लॉकडाउन यही है कि एक तरफ से सारी दुकानें बंद हैं और सड़कों पर आवागमन ना के बराबर है। सिर्फ वही लोग जो जरूरी सेवाओं में लगे हैं वही आते जाते हैं और चौराहों पर तैनात पुलिस बाकायदा चेकिंग करती है, उनके आई कार्ड देखती है और जब संतुष्ट हो जाती है उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने देती है। तो सड़कों पर वीरानगी छाई है।
वो इसलिए छाई है ताकि लोगों की जिंदगी बच सके। तो जिंदगी बचाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया था पीएम मोदी ने और सीएम योगी ने, जिस तरह से उसका अनुपालन कराया है, आगरा प्रशासन जिस तरह से सख्ती के साथ लॉकडाउन को पालन कराया है, यहाँ तक कि कर्फ्यू जैसा नज़ारा पूरे शहर में दिखता है, क्योंकि यहाँ संख्या बढ़ती चली जा रही थी। तो अब संख्या पर भी नियंत्रण धीरे धीरे शुरू हो गया है और आगरा में लॉकडाउन 100% कामयाब दिखता है। और इसकी वजह से लोग यहाँ तक कहने लगे हैं, अगर पीएम मोदी ने लॉकडाउन इतनी सख्ती से न कराया होता तो ताज का शहर आगरा चीन का वुहान बन जाता और वुहान जैसे यहाँ के हालात दर्दनाक होते। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी। और कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में मेरठ में कोरोना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां पर कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 85 हो गया है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। हॉटस्पॉट की संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है। कोरोना के रोजाना नए केस मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन का अमला है वो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर मेरठ में लॉकडाउन का आज 30वां दिन है। इन 30 दिनों में मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1 से बढ़कर 85 हो गया है। मेरठ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। मेरठ में हॉट स्पॉट्स की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। मेरठ का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां कोरोना के मरीज ना मिले हों। मेरठ के सरधना, मवाना, फलावदा, लखीपुरा, जली कोठी, शास्त्री नगर सेक्टर 13, रजबन सहित तकरीबन 22 हॉट स्पॉट्स अब तक बन चुके हैं और रोज़ाना कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। मेरठ का ये घंटा घर का इलाका है और यहाँ पर पुलिस मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करती रहती है और लोगों को समझाती रहती है कि इस रास्ते से नहीं जाना है, आप लोग अपने अपने घरों में जाइए और कोरोना के खिलाफ जंग लड़िए घर में रहकर। लेकिन लोग हैं कि अभी भी मानते नहीं हैं। देखिए, ये मोटरसाइकिल से चले आ रहे हैं, स्कूटी से चले आ रहे हैं और पुलिस वाले इनको समझाते हुए ऐसे ही नजर आते हैं। निश्चित तौर पर राइट कंट्रोल व्हीकल की आप गाड़ी देख सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आप देख सकते हैं, रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स के जवान भी लगातार मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं। ये वही इलाका है जहां बीते दिनों एक आरोपी को भी अरेस्ट किया गया था और दिल्ली गेट थाने में रखा गया था, सदर बाजार थाने में रखा गया था और बाद में कई पुलिसकर्मियों की जान भी सांसत में पड़ गई थी। अभी ये लॉकडाउन 3 मई तक है। 3 मई को क्या निर्णय होता है, प्रधानमंत्री क्या निर्णय करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, अगर हम आप सभी लॉकडाउन का पालन करें, हम आप सभी हॉट स्पॉट्स वाली जगहों में बिल्कुल अपने घरों से ना निकले, तो हम यकीनन कोरोना को शिकस्त दे पाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। तो लॉकडाउन के 30 दिन पूरे हो गए हैं, ऐसे में सब कुछ बंद पड़ा है। सिर्फ जरूरी चीजों को ही लॉकडाउन के वक्त खोला गया। औद्योगिक नगरी कानपुर में भी सब कुछ बंद पड़ा है। यहाँ के दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया में सन्नाटा पस रहा है। फैक्ट्रियां बंद, बावजूद इसके सभी लॉकडाउन का स्वागत कर रहे हैं। उद्यमियों का कहना है कि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं, घर पर रहने की प्रधानमंत्री की अपील को दिखा रहा है, ये असर अब इसका दिख रहा है। लोगों की जान जो बची हैं उसके लिए मैं सरकार को जितना भी धन्यवाद देना चाहूँ वो कम रहेगा, क्योंकि और खास तौर से मेरे कानपुर के प्रशासनिक जो लोग हैं और जो सबने सहयोग किया है उसको देखते हुए कि लॉस कहीं कोई मायने नहीं रखता। सर, किस ट्रेड से आप हैं और किस में कितना प्रोजेक्ट्स पर लॉस हुआ लोगों? मैं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हूँ और रियल एस्टेट में मेरे यहाँ लेबर कम से कम 300-400 लेबर वर्क करती हैं, तो उसको उनको बैठक दे रहा हूँ। लेकिन वो मैंने कहा ना, जान है तो जहान है, लॉस कोई माने नहीं रखता है। जब अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो लॉस और प्रॉफिट। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन रखा गया है। लॉकडाउन पार्ट 1, पार्ट 2, 30 दिन पूरे हो चुके हैं। कानपुर औद्योगिक नगरी है, यहाँ छोटे बड़े मिला के 1750 से ज्यादा उद्योग हैं। उद्यमियों का यह मानना है कि यहाँ करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जाता है। उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर है कानपुर का, नोएडा के बाद, जहां से रेवेन्यू जाता है। अगर मजदूरों की बात करें तो 17 लाख मजदूर यहाँ फैक्ट्रीज में काम करता है। अधिकतर मजदूर अपने गांव जा चुके हैं जो यहाँ बचे हुए हैं। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि लगभग 17 से 18 हजार मजदूर मात्र यहाँ रह गए हैं, जिनका प्रदेश सरकार उनके भरण पोषण का ख्याल रख रही है और कुछ सामाजिक संगठन में, यानी कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह रहा है। उद्यमियों का यह मानना है कि करोड़ों रुपए का लॉस जरूर हो रहा है, मगर जिंदगियों से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार के यहाँ
जहां सुरक्षा व्यवस्था दी है, जिस प्रकार से यहाँ सिस्टमेटिक ढंग से काम किया है, उसके आगे ये सब बेकार है। यानी जिंदगियां रहेंगी तो व्यापार फिर हो जाएगा। और व्यापारियों ने भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और कोरोना आपदा की इस घड़ी में बागपत के दानवीर किसान भी देशवासियों की मदद के लिए आगे आए हैं। बिहारीपुर गांव के किसानों ने कोरोना से लड़ाई के लिए सीएम केयर फंड में पैसा जमा कराया। इन किसानों ने चंदा मिल रही है। लंबे समय से फरार चल रहे तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस के 5 सदस्यीय टीम शामली के कांदला पहुंची, जहां पर दिल्ली पुलिस ने साद के फार्म हाउस की तलाशी ली है और रिश्तेदारों से पूछताछ की है और अब फिलहाल वो वापस दिल्ली की तरफ लौट गए हैं। मौलाना साद तबलीगी जमात का प्रमुख है और दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुई तबलीगी जमात के जलसे के बाद देश में कोरोना और ज्यादा फैल गया था और अब इसी से तमाम तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर अब दिल्ली क्राइम ब्रांच हो या फिर ईडी हो, लगातार शिकंजा कसने की तैयारी में मौलाना साद को लेकर। शामली के फार्म हाउस पहुंची थी दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस और वहां पर उन्होंने जो रिश्तेदार है उनसे पूछताछ की है, तमाम चीजों की छानबीन की है। लंबे समय से फरार चल रहे तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा अब कसता जा रहा है। और छापेमारी के वक्त हमारे संवाददाता शहनवाज ने मौके का जायजा लिया। की टीम मौलाना साद की गिरफ्तारी को लेकर कांदला पहुंची है। कांदला उनका जो आवास है मौलाना साद का, वहां पर जो है 5 सदस्यीय टीम पहुंची है और मौलाना साद की तलाश कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। 5 सदस्यीय टीम जो है गाड़ी में दिल्ली पुलिस की मौलाना साद के मकान पर पहुंची है और ये सामने मौलाना साद का आवास है, जहाँ पर जो है बताया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि मौलाना साद यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो मौलाना साद यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर अंदर काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर जो है अंदर मौजूद है, जिनसे जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पूछताछ कर रही है। लोकल स्तर की जो टीम है, लोकल थाने की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार मौलाना साद की के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में मौलाना साद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद से जो तबलीगी जमात के लोग थे वो कोरोना पॉजिटिव मिले थे। उसके बाद जो बवाल खड़ा हुआ, उसके बाद से मौलाना साद कहीं जाकर छिप गए थे, जिसको लेकर के लगातार जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम है वो कई बार यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन मौलाना साद यहाँ पर नहीं मिले थे, ना ही उनकी कोई जानकारी मिल पाई थी। उसी को लेकर के फिर दोबारा से जो लोकल पुलिस है या दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम है वो पहुंची है और अंदर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे जो है पूछताछ कर रही है, मौलाना साद के बारे में जानकारी जुटा रही है। ईडी के जो है ईडी ने भी जो है मौलाना साद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी हैं। लगातार हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम है वो अंदर मौजूद है। जो मकान है उसका जो है दरवाज़ा बंद किया गया है और एक बंद मकान कमरे में दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि मौलाना साद अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार शामली पुलिस व दिल्ली पुलिस छापेमारी कर रही है। शाहनवाज राणा, न्यूज़ 18 शामली। और नोएडा में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अब डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स की आवाजाही पर भी सख्ती से रोक लगा दी गई है। यहां तक कि जो डॉक्टर और हेल्थ वर्कर कोरोना के इलाज से जुड़े हुए हैं वो भी बगैर पास के नहीं आ जा सकते। इसके अलावा मीडिया कर्मी भी बगैर पास के नोएडा नहीं आ जा सकेंगे। तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े और दिल्ली में गाजियाबाद के काम करने वाले 6 लोग संक्रमित पाए गए, उसके बाद दिल्ली नोएडा को सील कर दिया गया है और अब कानून और सख्त कर दिए गए। और कोरोना आपदा की इस घड़ी में बागपत के दानवीर किसान भी देशवासियों की मदद के लिए आगे आए हैं। बिहारीपुर गांव के किसानों ने कोरोना से लड़ाई के लिए सीएम केयर फंड में पैसा जमा कराया। इन किसानों ने चंदा इकट्ठा कर 1,11,000 रुपए जमा किए और एडीएम दफ्तर जाकर उन्हें चेक सौंप दिया। नहीं है, बेसिकली जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ सीएमओ साहब की लिस्ट में हैं, जो हमारे ड्यूटीज़ में लगे हैं या जिनकी ड्यूटी डेली में इम्पोर्टेंट है, उसके लिए सीएमओ साहब के द्वारा लिस्ट जारी की गई है। उसमें जिनके नाम है केवल हम उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं। डॉक्टर्स की लिस्ट बनी है सीएमओ साहब के यहाँ, उसमें जिनका नाम है केवल उनको हम अलाउ कर रहे हैं। बाकी जो एम्बुलेंसेज वगैरह हैं वो सब ऐसे ही अलाउड हैं।
उसमें कोई दिक्कत नहीं। पासिस सर, मीडिया के लिए कोई पासिस क्या कह सकते? देखिए, मीडिया के लोगों के लिए हम लोगों ने कल भी अलाउ किया था, कल पासिस बने, लेकिन पूरी तरह से पासिस संभवतः जारी नहीं हो पाए। तो ऐसे कंडीशन में आज भी मीडिया को हम लोगों ने अलाउ किया हुआ है, लेकिन संभवतः कल से सबके पास होना चाहिए और आज ये जो पास का इशू मीडिया के लोगों के लिए है वो रिजॉल्व हो जाएगा। पेपर में आया नहीं आज कुछ, तो ये आए वहीं से। और गोरखपुर में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने की पुलिस प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पाबंदी के बावजूद लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं। पुलिस ने शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर नाकेबंदी कर रखी है। बावजूद लोग अपने आदत से बाज नहीं आ रहे और अपनी जान के साथ औरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। क्या जब सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। मेरा ड्यूटी करने जा रहा हूँ, तो मास्क लगा लीजिए ताकि आप। और लखनऊ पुलिस ने रोका तो बिफरी युवती। लखनऊ में युवती ने हंगामा किया और मामला हजरतगंज का है, जहां पर एक युवती पुलिस से उलझ पड़ी। बिना मास्क लगाए घूम रही थी। जब पुलिस ने पूछताछ करने की कोशिश की तो उल्टे पुलिस से ही भिड़ गई। महिला सिपाहियों को क्रिमिनल बता दिया, पुलिस को खरी खोटी सुना दी और फिर वहां से वो युवती वहां से चली गई। और अगले दिन पेपर में डाल देना कि पुलिस वालों की क्रिमिनल गिरी चल रही है यहाँ पे। सब परेशानी कैसे बात। एक मिनट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या हो रहा है? उधर कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ फिर बताओ। तो कल भी कुछ इसी तरह से सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था, जहां पर कार चलाती लड़कियों को रोका गया तो वो पुलिस से ही उलझ पड़ी और उसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। पहले तो वो पुलिस से उलझी, बाद में खुद ही रोने लग गई। बाद में पुलिस उनको पकड़कर लेकर गई कि क्या ये जरूरी कामकाज से निकल रही थी या फिर घूमने फिरने और तफरीह करने के इरादे से निकल रही थी। और दूसरी तस्वीर आज की आप देख रहे हैं, जहां पर एक युवती से पूछने पर कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, आप कहाँ घूम रही है, तो वो उल्टी पुलिस से भिड़ गई और उन्हीं को क्रिमिनल साबित कर दिया। और कोरोना योद्धा का सम्मान करने के चक्कर में शामली में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ बाहर निकलकर इंस्पेक्टर का सम्मान करने के लिए जमा हो गई और लोगों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर माहौल उड़ाया। लगता है शहर कोतवाली के इंस्पेक्टर सम्मान पाने के चक्कर में ये तक भूल गए कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। हालांकि आयोजक ने इससे इनकार किया है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ाई गई। यहाँ और हर जगह अति उत्साह में लोग उनका स्वागत करने के लिए भारी मात्रा में यहाँ इकट्ठा हुए। सोशल डिस्टेंसिंग की किसी तरीके से कोई धज्जियां नहीं उड़ाई गई। एक दूसरे से और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।